तो ऐसी कौन सी डिडक्शन है जो ओल्ड में थी न्यू में नहीं है? स्लैब रेट के बेनिफिट्स हमें न्यू में ओल्ड में किस तरीके से प्रोवाइड करे गए हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कवर होते हैं एटीसी के अंदर। नई स्कीम में कौन सी डिडक्शंस हैं जो ओल्ड में नहीं है? एम्प्लॉयर ऑप्शन देता है कि आप कौन से रिजीम में ऑप्ट करना चाहेंगे, वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम और यू वांट टू ऑप्ट न्यू स्कीम। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ओल्ड स्कीम डेड हो गया है, ओल्ड स्कीम अभी भी लाइव है। इट्स डिपेंड आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से नीचे है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जाइए। आज के हमारे गेस्ट हैं सीए शशांक गुप्ता, जिनसे हमने बात की न्यू इनकम टैक्स रिजीम और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम के बारे में। शशांक ने हमें स्टेप बाय स्टेप समझाया कि किस एज ग्रुप को और किस इनकम ग्रुप को कौन सी टैक्स रिजीम चूज करनी चाहिए, चाहे वो सैलरी टैक्स पेयर हो या बिजनेस टैक्स पेयर हो, उसको कौन सी स्कीम में ज़्यादा टैक्स बेनिफिट होगा। अगर आप भी टैक्स रिजीम को लेके कंफ्यूज हैं और रिटर्न फाइलिंग से पहले या फिर टैक्स प्लानिंग के लिए डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सी रिजीम चूज करें, तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिए। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में फ़र्क क्या है एग्जैक्टली? देखिए, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में फ़र्क है स्लैब रेट्स का। जो हमारे पहले से शुरू से स्लैब रेट चले आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे पुराने स्लैब रेट में अप टू 5 लाख जो हमारा टैक्स था वो नील था। तो उसमें गवर्नमेंट ने रिबेट दिया हुआ था अंडर सेक्शन 87A। तो जिसकी भी इनकम 5 लाख से नीचे आती थी तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो रिबेट हमारा एक्चुअल में जो हमारे स्लैब्स चलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो 0 टू 2.50%, 2.5 टू 5 लैक्स 5%, अबव 5 लाख 20%, 10 लाख तक। ठीक। तो इसमें गवर्नमेंट ने चेंजेस लाए हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा। हमारा जो स्लैब रेट्स है, ये फाइनेंस बिल 2024 से आया था जो न्यू टैक्स रिजीम हमें ऑप्ट करना था। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 हमें ऑप्शन दिया गया था कि आपकी इनकम अगर 7 लाख तक रहेगी ग्रोस टोटल इनकम, तो आपको टैक्स नील देना पड़ेगा। फिर हमें ये अपडेट कर दिया गया फाइनेंस बिल 2025 से, उसमें 7 लाख की लिमिट को बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल है। अब जब हम आपने जैसे पूछा कि डिफरेंस क्या है ओल्ड में और न्यू में, तो डिफरेंस है बेसिकली जो हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम थी वो हमारी ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स आ रहा था और न्यू के अकॉर्डिंग कितना टैक्स आ रहा है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, कुछ एग्जेम्पशंस हैं, उनका डिफरेंस दिया गया है कि हम ओल्ड में ऑप्ट करेंगे या न्यू में ऑप्ट करेंगे तो किस में अलाउ होंगी और नहीं होंगी। तो वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग वो डिफाइन किया गया है कि किस किस डिडक्शन को एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है ओल्ड और न्यू में कि स्लैब रेट के बेनिफिट्स हमें न्यू में ओल्ड में किस तरीके से प्रोवाइड करे गए हैं। तो ऐसी कौन सी डिडक्शन है जो ओल्ड में थी न्यू में नहीं है? सबसे मेन डिडक्शन है हमारी 80C की। जैसे कि सभी को पता है 80C डिडक्शन कवर करता है हमारा जो सभी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है, वेदर LIC, बच्चों की ट्यूशन फीस, हाउसिंग लोन रीपेमेंट, NSC। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है वो काफ़ी ट्रेंड है, उसमें एक हमारे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कवर होते हैं 80C के अंदर। हमारी FDR टैक्स सेविंग जो होती है वो 80C के अंडर कवर है। तो जैसे 80C की जो डिडक्शन है उसकी मैक्सिमम कैप लिमिट थी 1.5 लैक्स, यानी कि 1,50,000 की मैक्सिमम है। आप इन्वेस्ट कितना ही करें बट डिडक्शन आपको 1,50,000 की ही मिलेगी। तो वो हमारी ओल्ड स्कीम में ही एप्लीकेबल है, उसी में ही बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन है जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम को कवर करता है 24B सेक्शन में। तो वहाँ पे हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम या आपकी बिजनेस इनकम, असेसी की जो भी इनकम है, उसमें से हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का डिडक्शन और 80C का डिडक्शन, ये दो मेन मेजर इनकम है जो ओल्ड स्कीम में एप्लीकेबल हैं, जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं, बट न्यू स्कीम में ये कवर अप नहीं है। बाकी बहुत सारी डिडक्शंस हैं, मैं ज़्यादा डीपली जाऊंगा तो बहुत मतलब एक तरीके से डीप नॉलेज में हो जाएगा। मैं एक लेमन लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि 80C का, हाउस प्रॉपर्टी का और HRA का,
जो सैलरी वालों के लिए सबसे एक मेन बड़ा पॉइंट होता है कि एचआरए क्या हम क्लेम कर सकते हैं। आजकल होता है कि पेरेंट्स को हम रेंट पे कर देते हैं तो एचआरए की डिडक्शन हमें मिल जाएगी, या हम अपने लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं। आपने जनरली देखा होगा कॉर्पोरेट में क्या चलता है, 1 लाख रुपए तक आप एचआरए फीड कर दीजिए, डिक्लेरेशन कर दीजिए, तो लैंडलॉर्ड का आपको पेन नहीं देना पड़ेगा। तो ये एचआरए की डिडक्शंस, एटीसी की डिडक्शन, हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट का हमें डिडक्शन मिलता है, उसको सेक्शन 80 में आता है। तो ये सारी डिडक्शन है, ये ओल्ड स्कीम में एप्लीकेबल है, न्यू में नहीं है। और अगर मैं पूछूं तो नई स्कीम में कौन सी डिडक्शंस हैं जो ओल्ड में नहीं है? नई स्कीम में रफली अगर कहा जाए तो ज़्यादा कोई डिडक्शन का महत्व दिया नहीं गया है। न्यू स्कीम को इसी तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि आपको डिडक्शंस की हेडक में पड़ना नहीं है, आपको ये देखना है कि इसमें मैं इन्वेस्ट करूं किस में नहीं करूं। तो उस स्कीम को इसी तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि डिडक्शन पे आप कवरेज नहीं करना। बट अगर देखा जाए कि स्पेसिफिकली अगर हम देखें एक्ट के अकॉर्डिंग कि कौन सी डिडक्शन हमारी न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड है, तो एक हमारी हाउस प्रॉपर्टी का जो अभी मैंने बात किया था ओल्ड टैक्स रिजीम में, जिसका हम 2 लाख तक इंटरेस्ट का अपना डिडक्शन ले सकते थे, वो आप न्यू टैक्स रिजीम में ले सकते हैं। बट न्यू टैक्स रिजीम में वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट होनी चाहिए। ओके। सबसे बड़ा पॉइंट वहाँ पे वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी थी तो भी आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते थे, और आपकी लेट आउट थी तो भी ले सकते थे। बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको अगर लेट आउट कर रहे हैं तो ही डिडक्शन अलाउड होगा। और एक दो डिडक्शन है, जैसे कि आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने 2000 के 5 के बाद में पेंशन अपना वो विड्रॉल कर लिया था कि पेंशन अब नहीं होगा। तो उन्होंने एनपीएस स्कीम शुरू किया था कि एनपीएस में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आप जो अपने सैलरी का 12% बेसिक अमाउंट का कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस में अंडर सेक्शन 80 CC-D-2, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं न्यू स्कीम में के अंदर वहाँ पे डिडक्शन। तो मेजरली 2-3 ऐसे डिडक्शन है जो आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डोंट गो फॉर डिडक्शंस, आप न्यू स्कीम में जाएंगे तो वो बेटर है। और ऐसी कौन सी डिडक्शंस हैं जो दोनों स्कीम में है, जैसे कि अभी 80D में जो मेडिक्लेम मिलता है वो दोनों में है या? नहीं, वो सिर्फ ओल्ड स्कीम में है। अच्छा। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारी डिडक्शन है, मैंने तो जस्ट आपको 80C के बारे में बताया था, एक मेजर डिडक्शन जो कि काफ़ी अमाउंट, बड़ा अमाउंट कवर अप करती है आपके ग्रॉस टोटल इनकम का। 80D की डिडक्शन है, 80U की डिडक्शन है, और आपकी 80E की डिडक्शन है। जितनी भी 80 सेक्शन की डिडक्शन है वो मोस्टली सब ओल्ड रिजीम में है। सिर्फ 80CC-D की डिडक्शन, एक 80CJ की डिडक्शन है, वो न्यू स्कीम में सिर्फ मिल सकती है। तो ये किसी टैक्स पेयर को कब डिसाइड करना है कि वो कौन से रिजीम में जाए? देखिए, टैक्स पेयर को डिसाइड करना है, आप डिपेंड करता है कि आप टैक्स पेयर कौन से हैं। ओके। जनरली हमारे इंडिया में जो देखा जाता है, मोस्टली पीपल्स हमारे बिजनेसमैन हैं, सैलरीड पर्सन है। तो फर्स्ट मैं बात करूंगा सैलरीड पर्सन की। जो पर्सन होते हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है अप्रैल में, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एम्प्लॉयर ऑप्शन देता है कि आप कौन सी रिजीम में ऑप्ट करना चाहेंगे, वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम और यू वांट टू ऑप्ट न्यू स्कीम। तो जो हमारा एम्प्लॉई है एसएससी, तो उसके लिए तो हमें शुरू में ही डिसाइड कर लेना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर के शुरू में अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना चाहिए, या एम्प्लॉयर आपसे डिक्लेरेशन लेता है कि आप कौन सी स्कीम में जाना चाहेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका एक होता है टीडीएस, तो वो टीडीएस डिडक्शन जो है आपका, उसी के अकॉर्डिंग मंथली आपका ऑन एन एवरेज प्रोराटा बेसिस वो डिडक्शन शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन का थ्रू आउट द ईयर बिजनेस चलता है, उसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि मेरा अप्रैल में ज़्यादा होगा या अप्रैल में लास्ट में मार्च में ज़्यादा होगा। तो बिजनेसमैन इस ये ऑप्ट करता है अपना आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे, जब उसको लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है। बट अगर देखिए आपको कैलकुलेशन अपने लिए करना है तो आप थ्रू आउट द ईयर कोई सी भी बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ओल्ड में बेटर जा रहा है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट प्लान करने होते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपके ज़्यादा हैं तो ओल्ड स्कीम, जैसे कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख की लिमिट है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ओल्ड स्कीम डेड हो गया है, ओल्ड स्कीम अभी भी लाइव है। इट्स डिपेंड आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या करने वाले हैं। तो वो कंपैरिजन एनालिसिस होता है ओल्ड स्कीम का न्यू का। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो गो फॉर ओल्ड। इसमें ऐसा भी होता है कि एक बार ऑप्ट कर लिया तो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते? नहीं, इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। इसमें क्या है, अगर आप अदर देन बिजनेस इनकम है आपकी, वेदर यू आर सैलरीड पर्सन और यू आर अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड पर्सन, आपकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आती है या हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आती है, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन है
जिसकी इनकम सिर्फ शेयर कैपिटल गेन या इससे इनकम आती है। हमारे 3-4 हेड होते हैं इनकम टैक्स में, सैलरीड, हाउस प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, बिजनेस का, अदर सोर्सेज का। तो बिजनेस इनकम छोड़ के अगर आपकी कोई सी भी इनकम है तो आपके पास ऑप्शन है एवरी ईयर। आप एवरी ईयर स्विच कर सकते हैं, ओल्ड में भी रख सकते हैं, न्यू में भी रख सकते हैं। ठीक, अब है आप बिजनेस पर्सन, तो बिजनेस पर्सन के लिए ऑप्शन दिया गया कि अगर आपने एक बार ऑप्ट आउट कर दिया, मैं एक बात बताना चाहूंगा, करंटली न्यू टैक्स रिजीम इज अ डिफॉल्ट स्कीम। आप कुछ नहीं करेंगे, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे अंडर सेक्शन 115 BAC। ठीक, आप एक बार ऑप्ट आउट कर लेते हैं कि मुझे न्यू में नहीं जाना, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं ओल्ड में जाना चाहूंगा। आपने इस फाइनेंशियल ईयर ऑप्ट आउट कर लिया, आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फिर चेंज कर सकते हैं। ओके, आपको लग रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मैं न्यू में ऑप्ट करूंगा, तो आप वापस स्विच आउट हो गए। आपने एक फॉर्म फाइल किया जाता है 10 IBA। ठीक, तो उसमें आपने ओल्ड स्कीम को ऑप्ट आउट कर लिया, आप न्यू में चले गए। अब यहाँ से गेम आप उसमें वापस नहीं आ सकते। ओके, तो एक ही रोल शिफ्ट अलाउड है, फिर आपके अनलिमिटेड टाइम वही स्कीम आउट रहेगा जो आपने कर लिया। तो जो सैलरी वाला पर्सन है या नॉन बिजनेस पर्सन है वो हर ईयर चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, बट जो बिजनेस पर्सन है उसके लिए लिमिट है। तो अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में ही ओल्ड को चूज कर लिया तो वो कभी न्यू में नहीं आ सकता। सेकेंड ईयर न्यू में आ सकता है। अगर मैंने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जैसे मेरा फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, मैं इसकी जब ITR फिल करूंगा तो मैंने ओल्ड से ऑप्ट कर लिया, ओल्ड मैं फाइल कर रहा हूँ, मैं अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए उससे निकल सकता हूँ न्यू में, बट मैं उससे नेक्स्ट में वापस नहीं आ सकता। जो चीज़ मैंने छोड़ दिया मैं उसको वापस नहीं आ सकता। तो अगर किसी ने टैक्स पेयर ने 5 साल तक ओल्ड रिजीम ऑप्ट किया और वो 5 साल बाद शिफ्ट होना चाहता है तो हो सकता है, क्योंकि एक बार शिफ्ट अलाउड है। मैं आपको बताता हूँ, देखो 5 साल का लॉन्ग टर्म पीरियड है। अभी जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल 2025 के अकॉर्डिंग जो डिस्प्ले किया है कि ये चीज़ हमारी न्यू टैक्स रिजीम में ओल्ड है, अभी हमें नहीं पता आगे चल के ओल्ड स्कीम रहेगी नहीं रहेगी। एट प्रेजेंट हम सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं सिर्फ 1 या 2 साल के फोरकास्ट का, कि हम 1 साल ऑप्ट कर रहे हैं। अभी जैसे करंटली हम चेक करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 की हमारी ITR फाइल हो रही है, जिसको हम असेसमेंट ईयर 25-26 बोलते हैं। वो सपोज मैंने ऑप्ट आउट करके, डिफॉल्ट मेरा उसमें न्यू टैक्स रिजीम था, उससे मैंने ऑप्ट आउट करके ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर लिया। ऑप्ट आउट मीन्स मतलब मुझे न्यू में नहीं भरना है, मैं ओल्ड में भरूंगा। तो मैंने एक फॉर्म फाइल किया, मैं ऑप्ट आउट हो गया फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एंड दैट इज फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब मैं खड़ा हूँ आज की डेट में, मेरी अब ये वाली ITR जानी है अगले साल, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दोबारा न्यू में जा सकता हूँ ओल्ड से निकल के, बट अगले फाइनेंशियल ईयर के मैं वापस फिर नहीं जा सकता। तो जो 5 साल की आपने बात करी है, ये ब्लॉक ऐसे डिफाइन नहीं है, ये सिर्फ हम यहाँ 1-2 साल के लिए हम बता सकते हैं। आगे क्या रेगुलेशन आती है फाइनेंस बिल में, ओल्ड को रखते हैं नहीं रखते हैं या उसको क्रैश कर देते हैं, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट रेगुलेशन पे। तो सर अभी हम बात करते हैं अलग अलग इनकम स्लैब्स की, कि मान लीजिए किसी की इनकम 5 लाख है तो उसको कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए, किसी की 8 लाख है उसको क्या करनी चाहिए, और किसी की 10 लाख से ऊपर है या सपोज 12 लाख से ऊपर है तो उसको कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए। मैं इसमें बताता हूँ। अब हम अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है, अगर आपकी इनकम 12 लाख से नीचे है, ठीक, तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जाइए। ओके, उसमें क्योंकि आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको 75,000 की एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दैट मीन्स ऑन 12.75 लैक्स यू हैव निल टैक्स। अगर आपकी इनकम 12 लाख से इंक्रीज हो रही है तो 12 लाख से इंक्रीज होने के बाद आपको कंपैरिजन करना है कि मेरे पास 12.75 इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन और अदर देन सैलरी 12 लाख। तो आपको कंपैरिजन एनालिसिस करना है कि मेरे पास ओल्ड स्कीम में, क्योंकि 5 लाख रुपए तक अगर नेट इनकम होता तो टैक्स निल था, बट उसमें क्या है कि अगर 5 लाख से ऊपर आपकी इंक्रीज, जैसे 12 लाख इनकम है, 13 लाख हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो स्लैब हमारे 0 to 2.5 लाख पहुंच जाते हैं। तो वहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है ओल्ड स्कीम में, न्यू में हमारी 75,000 है। पहला डिफरेंस ये है। फिर हमारी डिडक्शंस कितनी है, 80C कितनी है, तो कंपैरिजन एनालिसिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम न्यू में जाएं ओल्ड में जाएं। बट अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया और किसी को करना है कि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए
80C में, पीपीएफ अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में या एनपीएस में पैसा नहीं डालना चाहता, उसको लगता है मेरे को लिक्विड मनी अपने पास रखना है, गो फॉर न्यू टैक्स रिजीम। सपोज किसी बंदे की इनकम 15 लाख रुपए है, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको क्या सलाह है, कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी चाहिए? आंख बंद करके न्यू टैक्स रिजीम ले ले, आंख अच्छा, बंद करके। ओके। मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि अगर आप ओल्ड स्कीम से टैक्स कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो मैं स्लैब आपको डिफाइन कर देता हूँ। ओल्ड स्कीम में 0 to 2.5 लाख नील टैक्स, 2.5 to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, अबाउ 10 लाख 30%। अब आप इसका टैक्स कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक। अब आपकी अगर 15 लैक्स इनकम है, आपने 15 लैक्स ही बोला, 15 लैक्स इनकम है न्यू टैक्स रेजिम में, इसके स्लैब क्या है? इसमें गवर्नमेंट ने हमें हर 4 लाख पे स्लैब रेट चेंज कर दिया है। ओके। 0 to 4 लाख नील, 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 लाख to 16 लाख 15%। तो आप देखेंगे टैक्स का वेरिएशन, कहाँ मैं 5, 10, 15 में चल रहा हूँ, कहाँ मैं 5, 20, 30 पे चल रहा हूँ। तो जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो नो डाउट आपका न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिशियल होगा। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको जो बेनिफिट है वो 2.5 लाख स्लैब्स का ही मिलेगा, और यहाँ पे आपको 4 लाख तो वैसे एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि आप देखो जहाँ पे परसेंटेज है टैक्स का, वहाँ 5%, 10%, 15% आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है 5%, 20%, 30%। तो ऑब्वियसली आपका टैक्स ओल्ड रिजीम में ज़्यादा आएगा, तो गो फॉर न्यू टैक्स रिजीम। तो स्लैब्स तो न्यू टैक्स रिजीम में भी हैं, हाँ लेकिन 12 लाख तक की इनकम पे रिलीफ दिया हुआ है। हाँ, इसमें क्या है देखिए, जो स्लैब्स तो है हमारे वो डिफाइन करे गए हैं, जो मैंने बताया ओल्ड स्कीम में, न्यू टैक्स रिजीम में। इसके अलावा रिबेट देती है गवर्नमेंट, 87A, सेक्शन 87 हम बोलते हैं एज पर इनकम टैक्स 1961। तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में भी हमारे पास रिबेट था, न्यू टैक्स रिजीम में भी हमारे पास रिबेट है। अब वो कितना था? ओल्ड में हमारे पास था 12,500 रुपये का। मैं बताता हूँ कैसे। आप जब स्लैब में कैलकुलेट करेंगे, सपोज आपकी 5 लाख इनकम है, ग्रोस टोटल इनकम, वेदर योर सीटीजी और फ्रॉम बिजनेस इनकम, 0 to 2.5 लाख नील टैक्स था, 2.5 to 5 लाख 5% टैक्स था, यानी कि 2.5 लाख पे आपका 5% लगा, कितना आया? 12,500 रुपये। ये आपका ओल्ड टैक्स रिजीम का है, ठीक। अब आपकी न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख इनकम है, हम अभी अंडर द लिमिट ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिबेट समझना, रिबेट होता क्या है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है। हम समझते हैं कि हमारी नेट इनकम 5 लाख है तो हमारे पास टैक्स नहीं है, बहुत कहते हैं हमारी 7 लाख इनकम है तो हमें तो सिर्फ 2 लाख पे टैक्स देना, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी नेट इनकम स्लैब के नीचे आती तभी टैक्स है। अब न्यू टैक्स रिजीम में हमारी 12 लाख इनकम है, अब आप स्लैब से कैलकुलेशन कीजिए इसका, 0 to 4 लाख नील, 4 to 8 लाख 5%, कितना आया? 20,000 रुपीज़, 8 to 12 लाख 10%, कितना आया? 40,000 रुपीज़। तो 40 + 20 60,000। जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 60,000 का 87A में रिलीफ है, जो हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें 12,500 का टैक्स रिलीफ है। तो ये एक रिलीफ का बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिशियल हुआ एसएससी को न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने के लिए। जब हमारे पास पहले से ही एक स्कीम मौजूद थी और उसमें डिडक्शंस भी थी, तो गवर्नमेंट उन्हीं डिडक्शंस को बढ़ा सकती थी। नए रिजीम लाने का क्या फ़ायदा है? जब भी बजट आता है हमारा, फैब में हमारा हर साल बजट आता है, एक आम आदमी को, जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास पीपल, उसको हमेशा उम्मीद रहेगी कि बजट से मेरे लिए कुछ आए। बजट में बहुत सारी पॉलिसीज़ का जिक्र होता है, बट आदमी क्या देखता है कि इनकम टैक्स में क्या आया। अगर आपने देखा हो कि पहले, बहुत साल पहले, असेसमेंट ईयर अगर मैं 14, 15, 15, 16 की टाइम की बात करूं, तो एक डिफरेंस होता था कि अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं, तो 10,000 रुपये का एक इनकम का वेरिएशन होता था कि फीमेल भरेगी तो 10,000 रुपये उसको एडिशनल इनकम मिल जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत से बेनिफिट्स थे। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट, ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन जो 60 एंड अबव हैं उनके लिए लिमिट थी 3 लाख रुपए, जो सुपर सीनियर सिटीजन है 80 एंड अबव हैं उनकी थी 5 लाख रुपए, नॉर्मल पीपल के लिए 2.5 लाख रुपए थी, ठीक, डिडक्शंस को छोड़ के। अब पब्लिक को आस रहती है कि जब गवर्नमेंट आएगी तो वो अच्छा लाएगी, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो पब्लिक यही सोचती है कि हमारे लिए क्या है, कॉमन आदमी के लिए क्या आता है बजट में। तो अब आपने कहा कि डिडक्शंस को बढ़ा सकते थे। अब जैसे आपने देखा कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक,
तो आने वाले 10 ईयर्स डाउन द लाइन हम देखते हैं कि इंडिया बहुत एक बड़ी नंबर 2 इकोनॉमी में हमारा नाम होगा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। हमारे फॉरेनर्स हैं, एफडीआई इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमारी इंडियन डोमेस्टिक पब्लिक है वो उसको खर्च करना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने इसमें दिमाग लगाया। आपको पता मोदी जी तो है ही, जो पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करते हैं और वो इंडियन इकोनॉमी में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जब इस स्कीम के बारे में सोचा गया होगा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अलग हो सकता है। बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल, मेरे को ये लगता है कि अगर डिडक्शंस लेके आते या डिडक्शंस की लिमिट बढ़ाते, सेक्शन 80C की जो लिमिट है 1.5 लाख कैप, उसको अगर बढ़ाते, या फिर अदर डिडक्शंस की कोई लिमिट है एक्सपेंडिचर, क्योंकि बीइंग अ कॉमन मैन खर्चे तो देखो होते ही हैं, और एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता है। मेरे फादर हैं या मेरे दादाजी थे, वो उस टाइम पे LIC करते थे, क्योंकि उस टाइम का LIC सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ करता था कि आपने LIC पॉलिसीज ली है तो आप अपने फ्यूचर्स के लिए मतलब सिक्योर करके बैठे हैं कि एक मैच्योरिटी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आएगा और वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। वो 80C का पार्ट हुआ करता था। तो हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, हमें टैक्स एग्जम्पशन भी मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने उसको ना बढ़ा के गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च किया। उसमें क्या किया कि आप अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या क्या मतलब है, गवर्नमेंट चाहती है कि आपके हाथ में ज़्यादा फंड रहे। अगर आपके पास लिक्विडिटी ऑफ फंड काफ़ी रहेगा तो आप अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने तरीके से खर्च कर सकते हैं, अपने तरीके से कहीं भी आपको अपना रेंटल में, आप अभी हाउसिंग में रह रहे हैं, रियल एस्टेट में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो वो अपने तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि घूम फिर के चीज़ें वहीं आनी है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो इंडियन इकोनॉमी में लगेगा। इंडियन इकोनॉमी में लगेगा तो ओबियसली इंडिया का जो डेवलपिंग स्टेज है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, क्योंकि बाहर FDI में इन्वेस्टमेंट आता है हमारा इंडिया में, जब हम खुद ही इसी पैसे को इंडिया में रूट करेंगे। अब आप देखिए कोरोना आया था 2020 में, कोरोना जब आया तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे चला गया। ठीक, स्टॉक मार्केट डेवलपिंग स्टेज में था, वो जब कोरोना आया तो नीचे चला गया। उसके बाद आप देखो वो उसी पोजीशन पे आ गया। कितने साल हुए हैं अभी? 5 साल हुए हैं। 5 साल में वापस ट्रेंड वही आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि पब्लिक के पास पैसा है। पैसा आया कहाँ से है? क्योंकि पब्लिक खुद अब इन्वेस्ट नहीं कर रही है, वाला जो मतलब एक इन्वेस्ट तरीके करना से की मजबूरी बन जो गई। पहले पता होता था कि बस मुझे LIC में इन्वेस्ट करना है या मुझे पोस्ट ऑफिस में डालना है, NSC के, आप देखिए NSC KVP में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो यंग जनरेशन है, जिसको आप जेन ज़ी जनरेशन बोलते हैं, क्या वो एक्चुअल में NSC KVP में डिपॉजिट कर रही है? नहीं कर रही है। तो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, वो अपने थ्रू करना है। तो जब उसके पास पैसा होगा, अब सपोज कीजिए मैंने LIC में इन्वेस्ट किया, मैंने पॉलिसी ली, ठीक, नो डाउट इंश्योरेंस इज़ अ गुड पार्ट, वो होना चाहिए, बट हम उनके बिहाफ पे करते थे। आज हम खुद कर रहे हैं, हमारा एनालिसिस है, तो हमारे हाथ में ज़्यादा पैसा रहे, इसी वजह से न्यू टैक्स रिजीम को लाया गया कि हम डिडक्शन ना बढ़ा के, कि एक बर्डन नहीं डालना चाहते कि आप इन्वेस्ट करो ही करो, आपका अपना पैसा आप किसी भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर पर्पस, और आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। आप सबको पता है कोरोना के बाद की लाइफ तो जीनी है, लाइफ जिएंगे तो पैसा हमें खर्च, जो अपना हम अपना यूज़ के लिए उसको कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। एक और कन्फ्यूजन है सर, जैसे किसी की इनकम 12,10,000 रुपए है, तो उसको एक्स्ट्रा 10,000 रुपये टैक्स देना है, या फिर 0 से लेके 12,10,000 की इनकम पे टैक्स देना है? क्योंकि उसकी इनकम तो बड़ी 10,000 रुपये, लेकिन अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो वो बैठेगा 50-60,000 रुपये। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। नहीं, नाइंसाफी नहीं है, इसके लिए भी एक है। इसके लिए आप देखेंगे अगर एक्ट में या टैक्स प्रोफेशनल के पास आप जाएंगे तो वो आपको गाइड करेगा। बट इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर मैं आपको बताऊंगा, टैक्स प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी पता चल जाएगा। अभी हमने पहले जैसे डिस्कस किया था रिबेट 87A में, इसको हम बोलते हैं रिलीफ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिबेट एंड रिलीफ। जो हमारा 12 लाख रुपए तक का इनकम था अदर देन सैलरी पर्सन, तो हमें रिबेट दिया गया था 60,000 रुपीज़ का अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ओके, ठीक, अब हम कहते हैं रिलीफ क्या है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या है? सपोज आपकी 12,10,000 इनकम है, अभी हम सैलरीड को कवर नहीं करते क्योंकि सैलरी को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अगर आप कहेंगे बाद में एग्जाम्पल ले लेंगे, अभी हम नॉन सैलरी का बात करते हैं, 12,10,000 इनकम है। अब मैं स्लैब से कैलकुलेट करता हूँ, सिंपली रखता हूँ बिल्कुल, 0 to 4 लाख नील, 4 to 8 लाख 5%, 8 to 12 10%,
अबाउट 12-15%। तो मेरा 4 लाख तक जीरो हुआ, 4 से 8 मेरा 20,000 रुपये हुआ, 8 से 12 मेरा 40,000 रुपये, 60,000, और 12 लाख से ऊपर मेरा 10,000 रुपये इनकम है, तो 10,000 रुपये मेरा हो गया 15%, 1,500 रुपये। टोटल टैक्स मेरा कितना बैठा? 61,500 रुपये। ठीक, अब मेरी तो इनकम बढ़ी है सिर्फ 10,000 रुपये। अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट 12 लाख रुपए तक तो कुछ नहीं दे रही है और मैंने 10,000 रुपये इनकम बढ़ा दी तो मुझे 61,000 रुपये 500 टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, गवर्नमेंट कहती है कि आप टैक्स कैलकुलेट कीजिए कितना है, आपका 61,500 टैक्स आया। आपकी इनकम कितनी बढ़ी? आपकी इनकम बढ़ी सिर्फ 10,000 रुपये से। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपका इनकम अगर उस टैक्स से ज़्यादा नहीं है तो जितनी आपकी इनकम बढ़ी है आप सिंपली उतना पे कर दीजिए। यानी कि अगर आपकी 12,10,000 इनकम है, अदर देन सैलरी हो आप, तो सिर्फ आपको 10,000 रुपये पे करने की जरूरत है। ओके। तो 61,500 आपको नहीं पे करना। तो ये एडिशनल बेनिफिट है जो अदर देन रिबेट है। यानी कि 12 लाख से लेके 12,61,500 तक अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको उतना टैक्स देना है। हाँ, और अगर उससे ज्यादा बढ़ती है तो फिर आपको टैक्स कैलकुलेशन में अगर आपकी इनकम जो मार्जिन जिसे बोलते हैं हम, यानी कि टैक्स का और इनकम का, तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और टैक्स ज़्यादा कम बैठ रहा है तो आपको फिर पूरा टैक्स पे करना है इसी तरीके से। तो अभी हमने टैक्स पेयर्स की बात की, अलग अलग तरीके के, बिजनेस की, सैलरीड की। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा है न्यू टैक्स रिजीम में? नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सीनियर सिटीजन को इक्वली माना गया है कि जैसे नॉन सीनियर सिटीजन टैक्स पे करेंगे, सीनियर सिटीजन भी उसी तरीके से उसी लिमिट पे फॉल करेंगे। पहले हुआ करता था, पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 60 एंड अबव हैं इनको हम सीनियर सिटीजन कंसिडर करते थे एज पर रूल्स। उनके लिए 0 to 3 लाख टैक्स नील था, अदर देन सीनियर सिटीजन के 0 to 2.5 लाख नील था। जो सुपर सीनियर सिटीजन है 80 एंड अबव, उनके लिए 0 to 5 लाख नील था। तो ये बेनिफिट्स जो हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अवेलेबल हैं अभी भी। जो न्यू टैक्स रिजीम में है वो सबके लिए इक्वल है, वेदर यू आर अ सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन। सर, जैसे जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनका मेन जो रिडक्शन पे फोकस होता है वो होता है HRA। तो HRA ओल्ड स्कीम में लिया जाता था, तो पहले तो ये हम समझना चाहेंगे कि HRA क्या होता है, प्लस न्यू रिजीम में इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है? HRA जो टर्म है, HRA टर्म का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो हाउस रेंट अलाउंस। आप अगर एम्प्लॉई हैं, सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, HRA का बेनिफिट एम्प्लॉई ही ले सकता है। बिजनेस क्लास के लिए HRA का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बिजनेस क्लास खुद ही बिजनेस रन करता है, वो उसका पार्ट प्रॉफिट से मतलब होता है। बट एज एन एम्प्लॉई जब आप CTC में आप अपना एम्प्लॉयर जो कंसिडर करता है वो आपको HRA का पार्ट देता है। आपके बहुत सारे वेरिएंसेस होते हैं CTC के, बहुत सारे मतलब बेसिक सैलरी हो गया, HRA हो गया, बहुत फ्लेक्सी अलाउंसेस होते हैं आपके। तो HRA बेसिकली दिया जाता है कि अगर आप रेंटल पर कहीं रह रहे हैं तो कंपनी एक आपको एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट देती है आपकी CTC, मंथली CTC में, कि ये अमाउंट आपका HRA का है, ये आप अपना जो हाउस रेंट पे कर रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। तो उसका हम बेनिफिट कैसे लेते थे? सपोज इसकी एक कैलकुलेशन है HRA की कि एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर हमने जो हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक लैंग्वेज डिफाइन किया गया है मेट्रो सिटीज़ का। अब तो मेट्रो सिटीज़ काफ़ी बढ़ गए हैं, उस टाइम पे यही था बट चेंज नहीं है। तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी या 50% ऑफ बेसिक सैलरी, इसकी एक कैलकुलेशन ड्राफ्ट होती है। तो जितना HRA आपको मिलता है तो आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मैं रेंट पे कितना कर रहा हूँ। आप मेट्रो सिटीज़ में जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर में जो एम्प्लॉइज़ हैं वो 50,000 60,000 भी रेंट पे कर रहे हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करने बैठे 50,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 6 लाख रुपये तो वो रेंट में पे कर रहे हैं और उनको एक्चुअल HRA भी मिल रहा है। न्यू स्कीम में जाएंगे तो हमें HRA का बेनिफिट नहीं है, तो यानी कि टैक्स लगता है पूरी ग्रोस CTC पे हमारी। तो जब हम ओल्ड में जाते हैं तो 6 लाख रुपये अगर हम रेंट पे कर रहे हैं और सपोज हमें HRA मिल रहा है 40,000 रुपये पर मंथ का, ठीक, तो 480 का हमें HRA मिल रहा है, 6 लाख हम रेंट पे कर रहे हैं, माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी हम अपना करेंगे जो भी हमारा आता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो 6 लाख माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी निकल के हमारा 5 लाख आता है, एक्चुअल HRA हमने 4,80,000 रिसीव किया और 50% हम बेसिक सैलरी का देख रहे हैं दिल्ली मेट्रो मतलब सिटीज़ में अगर हम रहते हैं, तो HRA की हमारी वो एग्जेम्पशन मिल जाती है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम से। तो यानी कि अगर आपका पैकेज 30 लाख रुपए का था और 480 आपको HRA मिल रहा था और आफ्टर कैलकुलेशन आपका HRA एग्जाम 4,80,000 निकलता है, तो आपकी जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए लिमिट काउंट होगी ग्रोस इनकम की, वो आप उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं अपना 30 लाख के माइनस 4,80,000।
तो ये HRA था, इसका बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अवेलेबल है अभी भी, बट न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। अभी तक हम बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनके लिए कोई प्रेफरेबल टैक्स रिजीम है, या वो ओल्ड ऑप्ट करे या न्यू ऑप्ट करे, या नॉर्मल लोगों की तरह उनका ऐसा? नहीं, वो इक्वली रखा गया है, वेदर यू आर प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे तो जो PSU में होते हैं, बैंक्स में होते हैं, ठीक है, कॉरपोरेट्स में होते हैं, कहीं भी वो आपको वो स्कीम आपके लिए सेम है। मतलब गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय हो तो उसके लिए कोई एडिशनल मेरे पूछने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बाकी लोगों से ज़्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जब कट कटा के सैलरी आती है तो उसमें से बहुत सारी डिडक्शंस ऑलरेडी हो जाती हैं, जैसे PPF की हो गई या और 2-4 चीज़ें हो गई। तो उनके लिए कुछ अलग है कि मतलब उनके लिए ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल है आज भी, या न्यू रिजीम में जाना? देखिए, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, सीधा सा फंडा है, अगर आपके पास डिडक्शंस हैं और हैंडसम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है तो आप कंपैरिजन कीजिए ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप नई स्कीम में जाओ, ओल्ड में जाओ, आप खुद कंपैरिजन करना सीख जाएंगे कि आपकी जितनी डिडक्शंस हैं, आप ओल्ड स्कीम में कितना टैक्स पे कर रहे हैं आफ्टर डिडक्शन लेस करने के बाद में, और न्यू में आपकी कितना टैक्स आ रहा है। जैसा आपने कहा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बहुत सी डिडक्शंस होके आती हैं सैलरी में, कट कुटा के अमाउंट मिलता है। उस कट में क्या होता है? उस कट में PF होगा, उस कट में आपका बिहाफ पे अगर कोई NSC या KVP में इन्वेस्ट किया वो होगा, आपके NPS में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो होगा। ये सब हमारे 80C के पार्ट होते हैं। तो मैंने बताया था पहले, 80C का 1.5 का लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में, प्लस हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, वो 2 लाख रुपए तक है। तो अगर आपके पास में हैंडसम अमाउंट ऑफ डिडक्शंस हैं, हाउस प्रॉपर्टी का लोन का आपका पास इंटरेस्ट है, तो आप पुरानी स्कीम में कंपैरिजन करेंगे, आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन है शिफ्ट करने का? हाँ, एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन है। जब मैंने बताया आपको कि अप्रैल में हमें एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना होता है वेदर यू आर गोइंग फॉर न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें अप्रैल में पता नहीं होता, क्योंकि न्यू फाइनेंशियल शुरू होता है, मार्च खत्म होता है, कि हमारा इन्वेस्ट होगा या नहीं होगा। बट डाउन द लाइन जब हमारे मंथ्स क्रॉस आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं या खुद ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या ETC के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं। तो हम सितंबर में आके एक बार और कॉर्पोरेट आपको ऑप्शन देती है, दिसंबर से पहले बहुत से कॉर्पोरेट हैं दोबारा ऑप्शन देते हैं कि अगर आपके पास आपने अप्रैल में जो सबमिट किया था उसका लेजिटिमेट प्रूफ सबमिट कर दीजिए। तो आप उस टाइम पे भी बता सकते हैं कि मेरा ओल्ड नहीं था, न्यू था। नहीं तो आपके पास हमेशा से ऑप्शन खुला है, जब भी आप ITR फिल करेंगे, भले ही आपने एम्प्लॉयर को ओल्ड बताया या न्यू बताया, आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम पे जो आपकी कैलकुलेशन एनालिसिस होगी उसके अकॉर्डिंग आप रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं, वेदर ओल्ड और वेदर न्यू। एक मेरा क्वेश्चन है, वैसे तो टॉपिक से थोड़ा बाहर है, पर क्वेश्चन ये है कि जो मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है तो कुछ लोग होते हैं जिनसे वो रिटर्न फाइल कराते हैं, पूरे पूरे ऑफिस की, पूरे पूरे डिपार्टमेंट की एक बंदा कर रहा होता है, और वो बंदा या तो उनसे वादा करता है, वादा नहीं भी करता तो उनका अच्छा खासा रिफंड बना देता है। तो कई लोगों ने कंसल्ट किया, मेरे से भी कंसल्ट किया, तो मैंने उससे बोला कि आप उससे बोलो कि आपको ड्राफ्ट भेजे, और आप ये देखो कि उसने अगर रिफंड बनाया है तो वो किस वजह से बनाया है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वो लोग करते क्या है, क्या वो HRA दिखाते हैं या क्या करते हैं? देखिए, इनकम टैक्स में एक लैंग्वेज ड्राफ्ट की गई है, टैक्स इवेशन और टैक्स प्लानिंग। ठीक, बहुत बड़ा डिफरेंस है, लीगल और इलीगल का है। लीगल और इलीगल का है। ठीक, आप इसको अगर देखें, टैक्स इवेशन एक तरीके से सीधा सीधा गलत इलीगल एक्टिविटी है जो आप कर रहे हैं, वो क्राइम है, गलत तो गलत है। अभी आज नहीं पकड़े गए आप, कल को अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो वो गलत है। टैक्स प्लानिंग होती है कि आप लेजिटिमेट तरीके से जो लॉ में मेंशन है उसके लूप होल्स को देखते हुए आप प्लानिंग कर रहे हो, टैक्स प्लानिंग होता है। अब बात आती है, आपने कहा HRA वगैरह डाल के। HRA, बहुत लोग ऐसे हैं जो फेक क्लेम करते हैं। फेक क्लेम कैसे करते हैं? मैंने रेंट पे नहीं किया, मेरे को HRA कंपनी एम्प्लॉयर से मिल रहा है, मेरा सैलरी का पार्ट है, मैं दिखा रहा हूँ कि मैं HRA पे कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में अब अपने घर पे रह रहा हूँ। ठीक, और वो फेक क्लेम हो गया, वो टैक्स इवेजन में आ जाता है। अब लूप होल क्या है? गवर्नमेंट मना नहीं करती, आप अपने घर पे भी रह रहे हो ना, आपके नाम नहीं होना चाहिए घर, आपके मदर के नाम है, फादर के नाम है, ब्रदर के नाम है, रिलेटिव के नाम है, कोई भी है, आप उनको रेंट पे करो, बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करो, आप उनसे रेंट रिसिप्ट लो, आप एक रेंट एग्रीमेंट बनाओ,
आपके पास प्रूफ है कि आप रेंट पे कर रहे हो। लो ये नहीं कहता कि आप रिलेटिव को पे कर रहे हो, लो ये कहता है आपने पे करा है। तो अगर आप ये इस तरीके से जाओगे तो लेजिटिमेट है। अब बात आई रिफंड क्लेम करने के लिए, मार्केट में बहुत प्रैक्टिस चलती है। देखो मार्केट में हर कोई बोल देता है मैं ये क्लास दूंगा, मैं ये करा दूंगा, ठीक है, बट चीज़ें वो होनी चाहिए जो एक्चुअल में सही है। आपने सही बोला कि उनसे ड्राफ्ट लो कि वो क्या क्या आपके रिटर्न में मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट आपको रिफंड दिखेगा, अच्छा आता हुआ दिखेगा, बट जब कल को नोटिस आएगा ना तो आप ही भागे फिरोगे कि वो मेरे पास नोटिस आया है, अब मैं किसके पास जाऊं। तब आप उस बंदे के पास नहीं जाएंगे जो डिपार्टमेंट की रिटर्न 100 फाइल कर रहा है। अगर आप उसके पास गए भी ना तो आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको नहीं काम आता वो, उसको तो सिर्फ डिडक्शन इधर उधर क्लेम करना हुआ, रिटर्न फाइल करनी हुई, अपना कुछ परसेंटेज लेना हुआ, वो आपका वहाँ से कट लेगा। बट जब आपके पास नोटिस आएगा आप फिर जाओगे सीए के पास में, एडवोकेट्स के पास में कि सर ये मेरा नोटिस है। उस टाइम पे प्रूफ मांगे जाते हैं कि आपने जो डिडक्शन क्लेम की है क्या एक्चुअल में आपके पास है। आपके पास प्रूफ नहीं होंगे तो आपको टैक्स तो लगेगा, पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगी, पेनल्टी भी लगेगी, और इसमें इम्प्रिजनमेंट भी अगर हुआ, ऐसा कुछ केस हुआ तो वो भी आपको लग सकता है। तो इट्स बेटर कि ऐसे किसी उसमें ना जाएं कि डिपार्टमेंट का एक ही बंदा भर रहा है, भले ही वो कॉस्टिंग आपसे बहुत कम लेगा, एक नॉमिनल अमाउंट लेगा, जो कि आपको अगर आप टैक्स प्रोफेशनल के पास जाएंगे या किसी एडवोकेट के पास में जाएंगे, वो हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करेगा आपसे। वो आपको शॉर्ट पीरियड के लिए अच्छा लगेगा कि मैंने तो 200-500 रुपये में रिटर्न भरवा लिया, बट वो आपके आगे के लिए गलत हो जाएगा। ये जो न्यू टैक्स रिजीम है ये सिर्फ इंडिविजुअल ऑप्ट कर सकते हैं या कोई भी बिजनेस कर सकता है, जैसे पार्टनरशिप है या कोई कॉरपोरेशन है वो भी ऑप्ट कर सकती है? नहीं, ये इसमें न्यू टैक्स रिजीम सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, नॉट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या बीओआई जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ यही ऑप्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी या कंपनीज या हम ट्रस्ट की बात करें उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ फैसिलिटी इंडिविजुअल एचयूएफ को मोस्टली फोकस करते हुए दी गई है। सर लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कोई थंब रूल देना चाहें? देखिए थंब रूल सिर्फ इतना ही है, जैसे मैंने अभी पिछली डिस्कशन में भी बोला, आपके पास डिडक्शन कितना है जो आप इन्वेस्ट करते आ रहे हैं या करना चाहते हैं। अगर आपके पास एज पर लॉ, एज पर सेक्शंस डिडक्शन अवेलेबल हैं तो आप कंपैरिजन कीजिए कि न्यू और ओल्ड में कौन सा बेनिफिशियल है। अब अगर आपकी 12 लाख रुपए तक इनकम है, आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है, तो गो फॉर न्यू टैक्स रिजीम, आपको सोचना ही नहीं है। अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे कहे भी ना कि भाई ओल्ड कंपैरिजन तो कर ले, न्यू से कर ले, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी मतलब अवेलेबल है कि 12 लाख तक आप इजीली टैक्स फ्री में पार्ट में पड़ते हैं। बट आपके पास अगर डिडक्शंस हैं, वो एक ब्रेक इवन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारी एटीसी की डिडक्शंस हैं, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है। आप ये मान के चलिए थंब रूल यही है कि आपके पास 80C के अलावा अदर डिडक्शन कितनी है, क्योंकि 80C तो सबके पास ही होता है और मेजर इसमें पार्ट बिलोंग करता है हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट का, क्योंकि वो 2 लाख रुपए की डिडक्शन देता है, प्लस एचआरए का, वो एचआरए की कैलकुलेशन से कितना आ रहा है। तो अगर ये डिडक्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप कंपैरिजन कीजिए कि ओल्ड बेटर है या न्यू बेटर है, अदरवाइज गो फॉर न्यू टैक्स रिजीम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी इसकी वजह से। हाँ बिल्कुल, इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे भी, और अगर मेरे को कैलकुलेशन करना है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है या विद हैंड में ही रखना है पैसा, प्लानिंग के तो लिए उसके प्लानिंग के लिए कभी भी अगर चेक करेंगे तो टैक्स प्रोफेशनल के पास जाने की नहीं है, आपके पॉडकास्ट को और खोलेंगे तो पता ही चल जाए कि सिंपली ये डिफरेंस है, तो उससे बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।